नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहा है और इसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। तो ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। रिपब्लिक डे को लेकर आज हर भारतीय देशभक्ति के रस से सराबोर है। हर तरफ तिरंगे के तीनों रंगों यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग की छटा देखने को मिल रही है। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त भारत की, जहां रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। आम से लेकर खास हर भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और 76वां हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, और इसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। रिपब्लिक डे को लेकर आज हर भारतीय देशभक्ति के रस से सराबोर है। यदि तिरंगे की बात की जाए तो हमारे तिरंगे के तीनों रंगों यानी केसरिया, सफेद और हरा, इसकी छटा देखने को मिल रही है। सड़कों से लेकर घरों तक और हर छतों तक हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में लोगों में, तमाम भारतीयों में जश्न का माहौल है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर हर किसी के मन में हर्ष और उल्लास है। ऐसे में आज देश जब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो तमाम लोग आज हर्षोल्लास के साथ प्रफुल्लित हैं, भरे हुए हैं। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। आम से लेकर खास तक हर तबके के लोग के मन में, उनके हृदय में भारत के प्रति सम्मान, हर भारतीय होने का गौरव व्याप्त है। और ऐसे में रिपब्लिक डे को लेकर आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो गणतंत्र दिवस की धूम आज देखने को मिल रही है। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हर लोग यही चाह रहे हैं कि भारत जो आज ही के दिन गणतंत्र हुआ था, ऐसे में अपने 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में खुशी के रंग से सराबोर है। भारत के लिए गर्व और सम्मान के ये क्षण हैं जब आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और इस सेलिब्रेशन में हर भारतीय शामिल है। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इसको लेकर बात की जाए हर भारतीय के मन की, हर भारतीय का मन प्रफुल्लित है। सुबह से ही लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए हैं। इसके साथ ही लोग बाहर भी निकल रहे हैं, एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। आज 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर भारत में हर तरफ धूम है। अपना 76वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। आज ही के दिन हमारा देश 75 साल पहले गणतंत्र हुआ था और उसके साथ ही रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल व्याप्त है। अपने 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर भारतीय के मन में, दिल में देशभक्ति का जुनून है, जोश है। हर कोई अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में हो, वो अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहता है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये सबसे जरूरी है। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में आप देश के हर कोने, हर हिस्से की बात करें, हर हिस्से में कमोवेश एक ही नज़ारा देखने को मिल जाता है। जब लोग हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में हों तो वहाँ पर, बाहर निकले हो तो वहाँ पर, किसी से भी मिल रहे हो तो उनके साथ हर कोई गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को देता हुआ नजर आ रहा है।
इसके साथ ही चूंकि आज से 75 वर्ष पहले हमारा देश गणतंत्र हुआ था, ऐसे में रिपब्लिक डे को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है। हर भारतीय के मन में गर्व का वह एहसास है, अनुभूति है, जिसे वो हर भारतीय के साथ साझा करना चाहता है। और ऐसे में अब चूंकि 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा देश आज का रिपब्लिक डे मना रहा है, ऐसे में भारत की ताकत पूरी दुनिया में भी गूंजती हुई नजर आ रही है और दुनिया का हर एक कोना भारत की ताकत का एहसास करता भी है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस का आज विशेष अवसर और आज हर भारतीय गर्व के साथ यह कह सकता है कि वह भारतीय है और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस का धूम हर जगह व्याप्त है। हर भारतीय गर्व के वह पल उसकी अनुभूति कर रहा है। तो 26 जनवरी 1950 वह दिन जिस दिन इंडिया ने अपने संविधान को लागू एक्सेप्ट किया था, यह दिन जाना जाता है एक ऐसे दिन के तौर पर जिस दिन भारत ने अपने संविधान को जाना, भारत ने अपने संविधान को समझा। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान की अहमियत और उसकी स्थापना का भी प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ और उसके साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन भारतीय नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। छब्बीस जनवरी एक ऐसे तिथि, एक ऐसे दिवस के तौर पर जाना जाता है जब भारत ने अपना संविधान पाया, उसे लागू किया। संविधान जो लोगों के जीने के हक, अधिकार, उन सब का आईना है, वह हमारे देश ने अपनाया था। और ऐसे में किसी को बताने समझाने की क्या ही जरूरत पड़ सकती है कि गणतंत्र दिवस के क्या मायने हैं। गणतंत्र दिवस एक बेहद अहम दिवस है भारत के इतिहास के लिए। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और 26 जनवरी 1950 की वह तिथि जब भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसके साथ ही पूरे देश में इस अवसर पर विभिन्न समारोह और परेड आयोजित किए जाते हैं और इसका मुख्य आयोजन वैसे दिल्ली के राजपथ पर होता है और वहां की छटा भी हर कोई देखना चाहता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जिससे भारत एक गणराज्य बन गया। यह दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी मेहनत और संविधान की महत्ता को सम्मानित करता है। गणतंत्र दिवस के दिन उसकी खास बातों के ऊपर यदि गौर किया जाए तो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। यह परेड भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा होती है। इसके अलावा कई राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन और झांकियां भी दिखाई जाती है जो भारतीय विविधता को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में लोगों के मन में, हृदय में आज एक गर्व की भावना रहती है और इसी के साथ आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक और बड़ी खबर आज ही के दिन, आज 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की शक्ति देखेगी। जी हाँ, सैन्य शक्ति और विरासत की झलक देखेगी आज दुनिया। ऐसे में आज 76वें गणतंत्र दिवस के दिन यह बड़ी खबर, कर्तव्य पथ वह जगह जहां भारत अपनी ताकत को दिखाता है और पूरी दुनिया उसे निहारती हुई नजर आती है। सैन्य शक्ति और विरासत की झलक दुनिया देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कर्तव्य पथ पर हमारे देश की ताकत झलकेगी, इसकी झांकी देखने को मिलेगी। और इसको इस लक्ष्य पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी, शक्ति देखेगी, सैन्य शक्ति और विरासत की झलक देखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। तो गणतंत्र दिवस का यह अवसर, इस अवसर पर कर्तव्य पथ की बात, और कर्तव्य पथ की बात करते हुए वहां पर निकलने वाली झांकी जिसे हर भारतीय बस निहारना चाहता है, देखना चाहता है, उससे एहसास करना चाहता है, क्योंकि उसे देखकर यह समझ में आता है कि भारत कितना शक्तिशाली है, भारत के पास कितनी ताकत है, भारत अपने हितों की रक्षा स्वयं करने के लिए आत्मनिर्भर है। ऐसे में पूरी दुनिया भी भारत को आज देखती है, कर्तव्य पथ पर उसकी निगाहें टिकी रहती है। यह समझने की कोशिश की जाती है कि भारत कितने प्रगति कर चुका है, कहां से कहां पहुंच चुका है, और आज हर भारतीय के मन में, दिल में एक गर्व की अनुभूति भी होती है। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर भारतीय को इसकी शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर कई ऐसी बातें होती हैं जो गौर करने योग्य है। जैसे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भारत के जो होते हैं वो कई नागरिकों और सैनिकों को प्रतिष्ठित पुरस्कार भी देते हैं। आज का दिन बेहद खास होता है। आज का दिन हर कोई यह जानने, यह समझने की कोशिश करता है कि भारत की शक्ति क्या है, और भारत इसका एहसास भी कराता हुआ नजर आता है। सैन्य शक्ति और उसकी विरासत की झलक देखने को मिलती है। यह समझने की कोशिश की जाती है और यह समझा जाता है कि भारत 1950 से और भारत 2025 में प्रवेश करने के साथ भारत में क्या कुछ तब्दीली आई। भारत की कोर में तो वही भावनाएं हैं, लेकिन भारत की शक्तियों में कितना इजाफा हुआ, यह सब देखने और समझने की बात है। और 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। दिल्ली के राजपथ की बात की जाए तो यहाँ आज काफ़ी गहमा गहमी होती है, क्योंकि आज यहाँ पर झांकियाँ निकलती हैं। सैन्य शक्तियों को निहारा जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है। राजपथ पर भव्य परेड का आज आयोजन होता है। यह परेड भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा की जाती है। कई राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन और वहाँ की झांकियाँ भी दिखाई देती है, जो भारत में उसकी व्याप्त विविधता को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भारत के कई नागरिकों को और सैनिकों को प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान करते हैं। इनमें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार शामिल हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान की अहमियत और उसकी स्थापना का प्रतीक है।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन भारतीय नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर परेड होती है, जो सबसे प्रमुख स्थल है। यहाँ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान परेड करते हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। गणतंत्र दिवस की कई खूबियां हैं, गणतंत्र दिवस की कई विशेषताएं हैं। ये कुछ बातें हैं जो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसे अपनाया और उसके साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया, यह अपने आप में कई खास बात रही। इसके साथ ही सैन्य शक्ति और विरासत की झलक आज राजपथ पर देखने को भी मिलती है और यह अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भारत अब आज के मौजूदा दौर में किस स्थिति में है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है और इस बार हम आपको यह भी बता देते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे संविधान को लागू किया गया था। इसके साथ ही हम गणतंत्र हो गए थे। हर दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूल, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कर्तव्य पथ पर आज दुनिया भारत की ताकत देखेगी। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को खासतौर पर, चूंकि नेशनल कैपिटल है, इसे बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड भी निकाली जाती है। गणतंत्र दिवस का आज दिन है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज कर्तव्य पथ तैयार है और कर्तव्य पथ पर हमारे देश की तीनों सेनाएं यानी और इस बीच सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज पांडे का, जो इस वक्त झारखंड के दुमका से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, गणतंत्र दिवस का आज उपलक्ष्य है, आपको भी शुभकामनाएं देते हैं हम। और चूंकि आज आप दुमका में हैं और दुमका वह हिस्टोरिक जगह है जहां पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री वहां पर ध्वजारोहण करेंगे, ऐसे में क्या कुछ वहां पर तैयारियां दिख रही हैं, आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, समझाइए कि आज वहां का माहौल अभी कैसा है, क्या कुछ हो रहा है। जी, यहाँ पे अभी कुछ ही देर में 8:45 में सीएम के द्वारा यहाँ ध्वजारोहण किया जाएगा। हमारे पीछे देख सकते हैं ध्वजारोहण का जगह है और हम स्टेज के सामने, और ये झारखंड की उप राजधानी में है, उप राजधानी है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तैयारियां झारखंड की जितनी भी तरह की, सबसे पहले कहे तो यहाँ की कल्चर को लेके उनकी झांकियां हैं, और राज्य सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंट हुआ उनकी झांकियां, खास करके झारखंड सरकार की जितनी भी तरह की डेवलपमेंट से लेके झारखंड के आदिवासियों समाज के लेके वो झांकियां विशेष तौर पे यहाँ दिखाई जाएगी। और ये जो पूरे मैदान भरा हुआ है, कुछ ही देरों में यहाँ पे पब्लिक पूरे भर जाएंगे। और हमारे पीछे ये जो है, यहाँ से सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी यहाँ से झंडा को हम करेंगे जी। ऐसे में यदि लोगों के हर्षोल्लास, उनमें जोश, उनमें उत्साह की बात की जाए तो वहां पर लोगों में क्या फीलिंग्स है निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि एक तो आपने ठीक कहा उपराजधानी है दुमका की, और ऐसे में वहां पर लोग, संथाल का भी एक विशेष गढ़, लोगों में कैसा उत्साह है? लोगों का जैसे एक होता होली, दुर्गा पूजा,
ऐसी एक खुशी आज के दिन देखा जा रहा है यहाँ पे। ये एक जैसे दुर्गा पूजा में लोग की खुशी देखी जाती है, वैसे आज यहाँ पे देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल में पूरे में पब्लिक पूरे भरा हुआ है, और इससे ज्यादा अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। और मैं अपने कैमरामैन से कहने की चारों तरफ थोड़ा दिखाएं। और ये जो दृश्य ये झारखंड के उप राजधानी दुमका के हैं, और आप सामने देख सकते हैं गाड़ी सजी हुई है, उसी से सीएम महोदय आएंगे और उनके द्वारा यहाँ पे आके वो परेड झंडोत्तोलन करेंगे। फिर परेड की सारी प्रक्रिया जितनी भी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो सारा चीज यहाँ दिखाई जाए। पंकज, यदि शेड्यूल की बात की जाए तो कितने बजे अनुमानित वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कब तक यह प्रोग्राम शुरू? 8:45 जी, ठीक है। और उसके बाद फिर ध्वजारोहण करने के बाद क्या मुख्यमंत्री महोदय वहीं रुकेंगे या उनका और भी प्रोग्राम है वहां पर? अभी तो ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तक उनका यहाँ का कार्यक्रम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की। ठीक है, इस बार यह भी जानना चाहेंगे पंकज, चूंकि मुख्यमंत्री को एक और जेएमएम की बात करें तो एक बहुत बेहतरीन मैंडेट वहां पर मिला है, ऐसे में वह भी उत्साह से लबरेज है। और यदि बात की जाए गणतंत्र दिवस की तो आज हमारे देश ने हमारे संविधान को अपनाया था, संविधान जो लोगों के हक और हुकूक की बात करता है। ऐसे में आज आप उस जगह खड़े हैं दुमका, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, वहां पे लोगों के उत्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस अवसर को आज आप उस उपलक्ष्य में पंकज कैसे देखते हैं? यहाँ के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है कि झारखंड सरकार की जो फुल मैंडेट की सरकार जो बनी है, और ऐसे में कि झारखंड को ये देखने वाली बात होगी कि कितने विकास हो पाता है। और सबसे पहले यहाँ पे अभी दुमका की उस राजधानी पे यहाँ एक कहा जाए तो हर तरह की सुविधा की कमी नजर आती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को। झारखंड में एक और अनूठी बात है कि भाई देखिए, झारखंड की राजधानी जो रांची है वहां पर तो गवर्नर साहब झंडोत्तोलन करते हैं और उप राजधानी में मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ऐसे में आप दुमका में खड़े हैं और दुमका के बारे में बात करें तो वहां पर जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है, तैयारियां हैं लोगों के लिए, वो कैसी हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे बात करें सुरक्षा की तो पूरे मैंने दुमका की हर रोड का प्रशासन की तरफ से सारा रोड में व्यवस्था दिया गया, किसी भी पब्लिक को किसी तरह की असुविधा न हो परेड देखने में या जगह तक जाने में। जी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। कठुआ में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, वहां पर कठुआ से जहां एक आतंकी हमला हुआ है, सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला किया गया है। जवाब में सेना ने भी कार्रवाई की है, सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और सेना ने तलाशी अभियान को भी फिलहाल जारी रखा है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आतंकियों ने ड्रगैन ब्लॉक के मुआर गांव में देर रात सेना के एक कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। रात करीब 1 बजे आतंकियों ने कैंप पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हमले में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, यह गनीमत है। आतंकियों के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है, उनकी तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट के बाबत इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने चौकसी और बढ़ा दी है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। देर शाम तक जंगल और पहाड़ों को खंगालने में सेना लगातार जुटी रही है। तो जम्मू कश्मीर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना के कैंप पर धावा बोला, उसके ऊपर हमला किया, उन्होंने फायरिंग की है और कठुआ में सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में सेना ने भी फायरिंग की। उसके साथ ही सेना की तलाशी अभियान भी जारी है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आतंकियों ने मुआर गांव में देर रात सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। यह घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब आतंकियों ने कैंप पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन इसके बाद चूंकि रात का वक्त था, आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। हमले में गनीमत की बात यह रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही आतंकियों की तलाशी में सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। सेना के कैंप को निशाना बनाने के मकसद से ये आतंकवादी आए थे
और चूंकि आतंकियों ने ऐसी कोशिश की, उसके बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया। वैसे भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कमोवेश हर जगह सिक्योरिटी फुल टाइट व्यवस्था में रहती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने चौकसी को और बढ़ा दिया है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है और देर शाम तक जंगल और पहाड़ों को खंगालने में सेना लगातार जुटी रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, देखिए, एक तो गणतंत्र दिवस का आज उपलक्ष्य है, पूरा देश अपने 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन कठुआ में लगातार ये जो नापाक कोशिशें आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, जारी है। इस पूरे मामले में अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। देश 26 जनवरी के खुशी की तैयारी में है और जम्मू के कठुआ इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है और उसके बाद वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। इसके मद्देनजर वहां की जो सिक्योरिटी है, उन्होंने उस एरिया को काल में लिया गया है। देखा गया है कि शायद कुछ मिलिटेंट की मूवमेंट उस एरिया में है, तो इसलिए वहां पे चौकस बढ़ा दी गई है। जी शेख, यदि अभी की बात की जाए तो क्या जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है या इसे अब बंद कर दिया गया है, ये कंप्लीट हो गया है? नहीं, बिल्कुल अभी ये सर्च जारी है और भी जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे सिक्योरिटी फोर्स की, चाहे आर्मी की बात करें या बीएसएफ की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रही है, तो वहां पे इस वक्त भी जो सर्च ऑपरेशन है बड़ी पैमाने पे जारी है। जी कुणाल जी, कितने आतंकियों की संख्या कुछ बताई जा रही है? ये लोग कैसे घुस गए वहां पर? अचानक फायरिंग हुआ? क्या इस समय सुरक्षा के मोड पर, क्योंकि सभी अलर्ट थे, लेकिन फिर भी यह घटना हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? कितनी संख्या थी, कहां से आए थे वो? देखिए कुणाल जी, 2 दिन पहले वहां पे जो बॉर्डर एरिया में वहां से कुछ ड्रोन को देखा गया है पाकिस्तान के, और उसके बाद वहां पे जो सर्च ऑपरेशन वो बढ़ा दी गई है और उसके बाद बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकवादी इस पार आने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए वहां पे जो ये सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा और नजर बनाए रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम पर। शेख, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमें बता रहे थे किस तरह से कठुआ में यह हमला हुआ है और उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर आतंकवादियों को खोजने की कोशिशें की जा रही है। और चूंकि गणतंत्र दिवस का आज उपलक्ष्य भी है, ऐसे में पहले से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा हाई अलर्ट पर थी और उसके साथ ही अभी भी चूंकि उन्हें खोजने की प्रक्रिया जारी है, तो यह सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 90 सीटों का रिजल्ट जारी किया गया है। 90 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस को 27 अध्यक्ष पद मिले हैं। निर्दलियों ने भी 26 सीटों पर कब्जा जमाया। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी 27 अध्यक्ष पद पर उन्होंने जीतने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही निर्दलियों ने भी अपनी एक अहम भूमिका प्ले की है। 26 पदों पर उन्होंने भी कब्जा जमाया है। इसके साथ ही 2 अध्यक्ष पद बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी गए हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 90 सीटों के अभी तक रिजल्ट आए हैं। 100 सीट के आसपास पर निकाय चुनाव हुए थे। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ी। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय चुनाव में 97 के मेयर अध्यक्ष पद के परिणाम या रुझान सामने आ गए हैं। इनमें से 90 सीटों का रिजल्ट जारी किया गया है। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 27 अध्यक्ष पद मिले हैं। निर्दलियों ने 26 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं जैसा हमने आपको बताया, 2 अध्यक्ष पद बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में भी गए हैं। 7 सीटों के रुझान में बीजेपी के पक्ष में सभी आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में सभासद पार्षदों के 1282 सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय को बड़ी बढ़त मिली है। सभासद पार्षदों के 1208 पदों के परिणाम या रुझान सामने आ गए हैं। इनमें से 1057 सीटों के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। निर्दलीय ने 598 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं बीजेपी के खाते में 326 सीटें आई हैं। कांग्रेस को 129 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल
और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो आखिरकार अब चूंकि उत्तराखंड निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी हो ही गए 90 सीटों के, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन निर्दलीय कमाल का खेल करते हुए नजर आए। ऐसे में इस जो पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करें, रिजल्ट आने के बात करें, उम्मीदवारों के रिएक्शन की बात करें, तो क्या कुछ देख पाया आप? देखिए, लगभग 1.5 साल बाद जो है चुनाव हुआ, जब जो है जनता को अपने प्रतिनिधि मिल चुके हैं, जो कि 1.5 साल से इंतजार था कि कब उनको प्रतिनिधि मिले और कब जो है चुनाव हो। तो लगभग 1.5 साल के बाद चुनाव हुए, उसके बाद जो है उनको अपने प्रतिनिधि मिले। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का ये था कि हम सभी सीटों पे कब्जा करेंगे, हमारा जो है केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और जो ये छोटे चुनाव होते हैं, जो ग्राम सभाओं के चुनाव होते हैं, जो ये निकाय चुनाव होते हैं, जो ये छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, तो उनमें जो है हमारा परचम लहराएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय जो है सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो निर्दलियों का बोलबाला सबसे ज्यादा रहा। निर्दलियों को बोलबाला इसलिए रहा कि जिस तरीके से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, और हर वो निर्दलीय है जो पार्टी से छटका और निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो पार्टी उन्हें टिकट नहीं दी, उनको अपना भरोसा नहीं जिताया। लेकिन आज वही जो है पार्टियां जो है अपने आप में अफसोस महसूस कर रही हैं और कह रही हैं कि वो निर्दलीय जो है हम उनको टिकट दे देते तो जरूर हमारी जो है सीट निकल जाती। लेकिन आज निराशा देखने को मिल रही है उन कांग्रेस भाजपा में कि हमने इन लोगों को टिकट क्यों नहीं दी। मैं बात करूं उखीमठ की, बहुत बड़ा वो था एक कि उखीमठ की जनता को ये था, जिस तरीके से कहा जाता था कि भाजपा में वहां जो है पीएम मोदी, मुख्यमंत्री, सभी का ये रहता था कि हाँ उखीमठ जो है जो केदार की भूमि है, देवस्थल है, तो वहां जो है वो चुनाव जो है हम जीतेंगे। लेकिन वहां तक जो है निर्दलीय की बाजी मारी और वो कांग्रेस का निर्दलीय है। तो इसी तरीके से हर जगह की बात करूं मैं छोटी छोटी इकाइयों की, तो निर्दलियों का बोलबाला रहा जिस तरीके से। लेकिन हाँ इतना है कि मतलब काफी संतोषजनक भाजपा के लिए स्थिति रही, कांग्रेस के लिए भी अच्छी रही, लेकिन निर्दलियों का जो बोलबाला रहा वो बहुत अच्छा रहा। अब देखना ये होगा कि निर्दलीय कितने भाजपा में आते हैं और कितने कांग्रेस में आते हैं। तो यही कोशिश रहेगी भाजपा की कि ज्यादा से ज्यादा जो निर्दलीय हैं, जो हमसे छूटे हैं, वो वापस लौटे और हमारी पार्टी में शामिल हो, क्योंकि 2027 बहुत नजदीक है और 2027 का जो है ये नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टियों को। सतीश, एक और गौर करने वाली बात है कि जो निकाय चुनाव इस बार हुए वो बैलेट पेपर से हुए हैं, और ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी धुआंधार प्रचार किया था, उसने तमाम राष्ट्रीय मुद्दों, लोकल मुद्दों को साइड करके राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा प्रबलता के साथ उठाया था, और बैलेट पेपर से इस चुनाव हुआ और उसका यह परिणाम जिसमें निर्दलीय आगे निकलते हुए नजर आए, यह भी बहुत गौर करने वाली बात है। सतीश, बिल्कुल बहुत गौर करने वाली बात है। यही तो निर्दलियों का खुश का उपाय है कि उनका सबका कहना है, जो निर्दलीय जीते हैं उनका कहना है कि जो धांधलबाजी जो इस तरीके का होता था वो नहीं हो पाया बैलेट पेपर पे। हमें खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से हम जो है बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं और हमें जीत मिली। कहते हैं हमें यह आशंका नहीं थी कि उस पे ईवीएम पे अगर चुनाव होते हैं तो हमें जीत मिली, क्योंकि ईवीएम पे हर कोई उंगलियां उठाता है। इसलिए बैलेट पेपर पे जो चुनाव हुए, भले मतगणना में अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई, लेकिन जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने से जो है सभी कांग्रेस भाजपा में दोनों में खुशियां थी। लेकिन चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों के जो है नाम नहीं थे, तो कुछ लोगों में रोष भी था कि जो है जब कांग्रेस ने साफ कहा था कि अगर प्लान ए नहीं चला तो बी कामयाब हुआ उनका, क्योंकि कहते हैं काफी लोगों का नाम काट दिया गया। काफी कुछ जगहों में तो ऐसे थे कि पूरा मोहल्ला ही गायब था जो चुनाव लिस्ट में ना। लेकिन बैलेट पेपर पे चुनाव होने के कारण जो है जो स्थितियां साफ हुई तो देखने को मिल रही है कि हाँ बैलेट पेपर में जो है इन लोगों को बहुत खुशियां मिली जो निर्दलीय जीते हैं। कांग्रेस की भी काफी संतोषजनक रहा, लेकिन कांग्रेस ने भले उंगलियां उठाई कि नाम न होने के कारण काफी लोगों को, लेकिन संतोषजनक देखने को मिला और निर्दलीय जो है बहुत खुश है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो प्रयागराज से आ रही है, जहां प्रयागराज में महाकुंभ का 14वां दिन है। दूसरे अमृत स्नान के लिए महा तैयारियों का निर्देश दिया गया है।
तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का आज लगातार 14वां दिन है। अमृत स्नान के उपलक्ष्य के लिए महा तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान में उसको करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज में भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज में भक्तों का हुजूम लग रहा है। सरकार का मानना है कि उस दिन करीब 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा सकते हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों में भी महा तैयारी के निर्देश दिए हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान की व्यवस्था को लेकर महाकुंभ मेला के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि मौनी अमावस्या स्नान से पहले महाकुंभ मेले में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पास होने के बावजूद किसी भी वाहन को महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनुमति अब नहीं दी जाएगी। पूरे क्षेत्र में कई चेक पॉइंट्स विकसित किए गए हैं। केवल संतों और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही अनुमति होगी। यातायात निषेध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। तो यह खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का आज लगातार 14वां दिन है और चूंकि अब दूसरे अमृत स्नान के लिए वक्त बहुत कम है, 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन यह बात कही जा रही है कि तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु, 10 करोड़ भक्त उस दिन वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और पवित्र स्नान करेंगे। ऐसे विशेष तैयारियों का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, तो आज महाकुंभ का लगातार 14वां दिन और ऐसे में अमृत स्नान यानी दूसरे अमृत स्नान से बस कुछ ही दिनों की दूरी है। 29 तारीख बेहद अहम दिन। ऐसे में सुरक्षा के लिए भी दृष्टिकोण से देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण, व्यवस्थाओं को लेकर के भी बात की जाए तो बहुत चैलेंजिंग। क्या कुछ और व्यवस्थाओं में इजाफा किया जा रहा है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ तो घटने का नहीं बल्कि बढ़ने का ही लगातार नाम ले रही है। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आस्था के प्रतीक महाकुंभ 2025 में अब प्रमुख जो स्नान पर माना जाता है मौनी अमावस्या, उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है, लेकिन जिस तरीके से भारी जनसैलाब, भारी भीड़ संगम की तरफ आ रही है, ऐसे में पूरे के पूरे प्रयागराज में वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि हर तरफ से भक्तों का रेला, श्रद्धालुओं का रेला चला आ रहा है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी ट्रैफिक मैनेजमेंट की। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चाहे वो स्थायी बनाए गए हों चाहे अस्थायी बनाए गए हों, सब पर निगाह रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके की भारी भीड़ आ रही है, निश्चित तौर पर मेला प्रशासन के लिए, प्रयागराज प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इनको कंट्रोल में करना, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वाहन ही वाहन और भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। लिहाजा मौनी अमावस्या के 3 दिन पूर्व ही पूरे जो नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं चलेंगे। बिल्कुल दुनिया आध्यात्मिक दिव्य भव्य कुंभ को देखने के लिए भारी भीड़ आ रही है प्रयागराज में। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बेहद सतर्क निगहबानी की जा रही है। जगह जगह जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की सेंट्रल फोर्स है, वो चेक पोस्ट पे बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग कर रही है। सभी की बाकायदा तलाशी के बाद, मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज लगे हुए हैं। साथ ही भीड़ एक जगह एकत्रित न हो, इसके लिए घुड़सवार पुलिस के जवान वहां पर गश्त कर रहे हैं और भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत ही मुकम्मल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मौनी अमावस्या को, जो कि अब तक ही मैं मान सकता हूं ये मेरा चौथा कुंभ और अर्ध कुंभ का अनुभव है, इसमें इतनी भीड़ हमने अपने
इसमें पत्रकारिता के उसमें नहीं देखी कि जितनी भारी भीड़ यहाँ पर आ रही है, और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इस भीड़ को कंट्रोल करके सकुशल स्नार्थियों को स्नान करके वापस भेजना। जी आलोक, आपने वाहनों का भी जिक्र किया, तो देखिए प्रयागराज के बाहर के जो वाहन थे उन्हें तो पहले ही वहां पर बाहर रोक दिया जा रहा था, लेकिन यह बात थी कि जिनके पास पास है, प्रयागराज के अंदर के वाहन है, वह एटलीस्ट मेला क्षेत्र वगैरह में आसपास में वह जा सकते हैं। लेकिन अब भीड़ क्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पास वाले वाहन को भी अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और बिल्कुल एसेंशियल जिन्हें होगा वही जा सकेंगे? बिल्कुल पास शून्य कर दिया गया है, यानी कि पास का अब कोई मतलब नहीं रह गया वाहन पास का, क्योंकि इतनी भारी भीड़ है। अगर वाहन पास ही अगर जाने देंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी घटना हो सकती है, लिहाजा पास का कोई वाहन पास का कोई मतलब नहीं रह गया। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस जाएगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं जो सुरक्षा को देख रही हैं और जो स्वास्थ्य को देख रही है, एम्बुलेंस तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को ही वाहनों के साथ मेला क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई। बाकी सभी वाहनों को वर्जित कर दिया गया है। और इस तरीके से माना जाए तो एक जो मुकम्मल तैयारी है, जो पुख्ता तैयारी है, वो मेला प्रशासन कर रहा है। लेकिन भारी भीड़ है, भारी जनसैलाब है, भक्तों का रेला है, सब धर्म और आध्यात्मिक कुंभ को देखने के लिए और मौनी अवस्था में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी संगम की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए, यह बताने के लिए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हमारे संवाददाता आलोक जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि चूंकि मौनी अमावस्या की तिथि बेहद नजदीक है, वहां पर भक्तों का आना लगातार बढ़ रहा है और इस बार संभवतः पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे। अब जितने भी पास भी निर्गत किए गए थे वाहनों को, उन पर भी अब कोई मतलब उनका नहीं निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल नो व्हीकल जोन बना दिया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में आज तमाम व्यापक तैयारियां हर ओर कर ली गई हैं। कोई भी राज्य की बात करे, शहर की बात करे, हर जगह लोगों के अंदर जोश और उत्साह का संचार है, यह साफ देखा जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से लाइव। हम सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको देते हैं। और चूंकि आज पूरा भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है 76वां, और आज 26 जनवरी 1950 का वह दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, संविधान, और आज उसके उपलक्ष्य में आप मध्य प्रदेश की छठा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां पर कैसी तैयारियां की गई है, लोगों के अंदर कैसा माहौल है। हाँ बिल्कुल कुणाल, मध्य प्रदेश में भी वही माहौल है कमोबेश जैसा पूरे देश में है। गणतंत्र दिवस पूरा देश जिसको जोश से मनाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का माहौल नजर आता दिख रहा है। कुणाल, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेहरू स्टेडियम इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे। वहाँ ध्वजारोहण के बाद जो सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाओं हैं, उन योजनाओं की झांकियां बनाई गई हैं, वो झांकियां का प्रदर्शन किया जाएगा कि किन किन प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हैं और चल रही हैं। इस तरीके से पूरे प्रदेश में एक गणतंत्र दिवस का माहौल, बहुत ही सुंदर माहौल है। वहीं हर जिले में के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाके ध्वजारोहण करेंगे। फिलहाल बहुत ही अच्छा माहौल है मध्य प्रदेश में। चुनाव संतोष, आप यह भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ हैं और वहां पर क्या माहौल है, और दूसरी बात यह कि आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम्स वहां पर आयोजित होने वाले हैं। झंडोत्तोलन मुख्यमंत्री कितने बजे करेंगे, ये तमाम जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राजधानी की बजाय इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। ध्वजारोहण लगभग 9 बजे के आसपास होने की बात बताई जा रही है। वहीं पे झांकियां भी निकाली जाएंगी। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है नेहरू स्टेडियम में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, उनको झांकी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल कुणाल में इस समय जबलपुर में हूँ। जबलपुर में भी स्टेडियम, जबलपुर का राइट टाउन स्टेडियम में भी कार्यक्रम होगा। यहाँ पे प्रभारी मंत्री ध्वजारोहण करेंगे और स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे
जिनमें यहाँ पे बहुत अच्छी झांकियां बनाई हुई हैं। वही विभाग के तरफ से, समस्त विभागों की तरफ से भी झांकियां बनाई गई हैं। वो झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो जी संतोष, मध्य प्रदेश भी यदि बात की जाए तो काफी बड़ा राज्य है, वहां पर भी अनेक जो विविधता की हम बात करते हैं वहां पर उसकी छटा देखने को मिलती है। और चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार परचम लहराती हुई नजर आई है, ऐसे में लाडली बहना योजना का भी उल्लेख है, उसे कोई भुला नहीं सकता है शिवराज सिंह चौहान के वक्त में। तो अब चूंकि भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो यदि लोगों, महिलाओं की खासकर बात करें सशक्तिकरण को, तो उसको आप वहां पर कैसे देख रहे हैं? महिलाओं की भी क्या भागीदारी हो रही है इस बार प्रोग्राम्स में, कार्यक्रम में? बिल्कुल कुणाल, मैंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे जो योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा उसमें झांकियां बनाई जाएंगी। लाडली बहना योजना भी है और प्रदेश सरकार समय समय पर एक अभियान चलाती है। अभी फिलहाल में जन कल्याण अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसका समापन आज ही होना है। तो उसकी भी झांकियां होंगी। राजस्व अभियान, ये सारे अभियान जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए चलाए जा रहे हैं, इनका झांकियां के द्वारा लोगों में प्रदर्शन किया जाएगा। कुणाल जी, आपने राजस्व की बात की है तो एक सवाल और पूछ लेते हैं संतोष आपसे। अब देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि भाई जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं वहां पर अब शराब बिक्री नहीं हो पाएगी। तो राजस्व का कुछ नुकसान होगा, लेकिन चूंकि इंसानियत की भलाई के खातिर अन्य स्रोत खोजे जाएंगे राजस्व इजाफा में। तो आज गणतंत्र दिवस का दिन, शराबबंदी की भी वहां पर फैसला कुछ दिन पहले लिया गया है। ऐसे में इसको लेकर लोगों में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 27 शहरों में, या यूं कहें कि 27 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी की गई है, वो काफी सराहनीय मानी जा रही है। आम जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से ले रही है और बहुत अच्छा फैसला मान रही है। वहीं आज मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। आज शराब की दुकानें पूरे मध्य प्रदेश में आज के दिन बंद रहेंगी। कुणाल, रही बात राजस्व की हानि की, तो कहीं ना कहीं इसमें 400 करोड़ रुपए की हानि होगी। मगर मोहन यादव का कहना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं शराब एक सामाजिक बुराई है। और जिस तरीके से ये अभी 17 जगह धार्मिक स्थलों में बंद की गई है, आने वाले समय में हो सकता है, अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच होगी, पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता संतोष हमें बता रहे थे मध्य प्रदेश के माहौल के बारे में और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य को लेकर वहां क्या कुछ तैयारियां की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के पार लगातार अन्य खबरें जारी।